सिक्किम इंडिपेंडेंट कंट्री था और 2500 स्क्वायर माइल का एरिया विदाउट ए सिंगल ब्लड बीइंग थ्रोन ऑन द अर्थ, रॉ ने उसको इंडिया से मर्ज कर दिया। आर.एन. काव जो रॉ के फाउंडर थे, उनसे मेरे नज़दीकी संबंध थे। उस वक्त कुछ एलिमेंट ऐसे थे तराई में जो एंटी इंडियन कैंपेन में लगे रहते थे। उस वक्त ये बात चल रही थी कि तराई के इलाके को इंडिया से मिला दिया जाए, क्योंकि तराई की जो पॉपुलेशन है वो भी इंडियन कल्चर से, हमारे इंडियन उनसे ज़्यादा नज़दीक है। ये थी बेटी रोटी का हमेशा साथ रहा है। अब भी शादियां होती हैं, तब भी होती थी, लेकिन मैंने किताब में लिखा है इसमें कि पर्सन से हमारा पुराना संबंध है। अब उसको आप जैसे भी इंटरप्रेट करना कर लेना। तो ऑपरेशन तो हम करते हैं, जैसे वो ISI का वो पीछे था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, वो यहाँ की फंडिंग करता था और उसको मार ही दिया था। रीजनल उसमें जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन ख़राब करेगा वो बचेगा नहीं। तो नेपाल को इंडिया से 1% भी किसी किस्म का खतरा नहीं है। ये जो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एंटी इंडियन है, वो ये चीज़ें उठा देते हैं और इसमें कम्युनिस्ट ज़्यादा हैं, वो एलिगेशन लगा रहे हैं। तो बचेगा नहीं। वो आपकी गवर्नमेंट भी उस पर एक्शन लेगी, हमारी भी लेगी। दाऊद को हमारे लोगों ने मार दिया था एक किस्म से। यहाँ पे ना गठबंधन चेंज हो गया, उसके बाद इस पर मैं कई कमेंट्स नहीं दे सकता। दिल्ली से सिग्नल आता है और यहाँ पे गठबंधन चेंज होता है, दिल्ली से सिग्नल आता है और यहाँ पे सरकार परिवर्तन होता है। दैट्स व्हाट दिस इज। इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो है अभी भी। हाँ, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिल्ली है या बीजिंग? बाय दिल्ली। बाय दिल्ली। सो जो अभी गठबंधन बना है वो भी दिल्ली के ही फेवर में है। हाँ, दिल्ली। चाइना की इतनी इंटरफेरेंस नहीं है नेपाल पे। वो ट्राई कर रहा है, लेकिन केपी ओली तो दिल्ली से दूर हो गए थे ना। केपी ओली आप खुद भी जानते हैं, केपी ओली की जो स्टैंडिंग है जो है वो कभी इधर है कभी इधर है। ये तो देख ही रहे हो आप। और वो जो कुछ भी बना था हिंदुस्तान की वजह से बना था, इंडिया की वजह से बना था। तो अब भी वो इंडिया के अगेंस्ट तो जाएगा नहीं कभी भी, किसी भी मामले में। तो केपी ओली को गुरु मंत्र मिल चुका है। मैंने पहले भी कहा था कि एक दफ़ा इंडिया के अगेंस्ट होना शुरू हो गया था तो उसको जाके समझा दिया था, फिर ठीक हो गया था। वो रॉ का चीफ गया था मिलने उससे, तो उन्होंने तो उसको समझा के आ गया था, वो समझ भी गया था। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNP खबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग आज भारतीय सुरक्षा संयन्त्रका पूर्व अधिकारी मिस्टर आरके यादवजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। उहाँको पुस्तक मिसन र जुन नेपालीमा पनि अनुवाद गरिएको थियो कुमुद अधिकारीद्वारा, त्यो नेपालमा पनि निकै पपुलर छ र नेपाल सन्दर्भ पनि त्यसमा जोडिएको छ। उहाँ आरके यादवजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। आरके जी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत। नमस्कार। हाउ आर यू सर? आप ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। नेपाल पे आए हैं? हाँ, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं या? माई सेल्फ, हाँ, पहले विजिट है नेपाल पे। हाँ जी, रियली दिस इज योर फर्स्ट विजिट टू नेपाल? डॉक्टर हैं मेरे पास, आते रहते हैं दिल्ली। तो उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो फिर हम दोनों आए थे शादी अटेंड करने के लिए। वेल, एज आई सेड कि आपकी जो पुस्तक है मिशन रॉ, जहाँ पे आपने एक काम भी किया पहले, तो उस मिशन रॉ पे आपने नेपाल के बारे में भी कुछ लिखे हैं कि हाउ इंडिया वांट्स, कि नेपाल को अलग करना कैसा चाहता है नेपाल के तराई को। इज दैट ट्रू? देखिए, अलग करने का प्लान नहीं था उस वक्त। ये बात मुझे आर.एन. काव ने बताई थी।
आर एन काव जो रॉ के फाउंडर थे, चीफ, उनसे मेरे नज़दीकी संबंध थे। उन्होंने बताई थी मुझे कि जब सिक्किम का मर्जर हुआ, इधर सिक्किम इंडिपेंडेंट कंट्री था और 2500 स्क्वायर माइल का एरिया, विदाउट ए सिंगल ब्लड बीइंग थ्रोन ऑन द अर्थ, रॉ ने उसको इंडिया से मर्ज कर दिया। उस वक्त कुछ एलिमेंट ऐसे थे तराई में जो एंटी इंडियन कैंपेन में लगे रहते थे। तो उस वक्त ये बात चल रही थी कि तराई के इलाके को इंडिया से मिला दिया जाए, क्योंकि तराई की जो पॉपुलेशन है वो भी इंडियन कल्चर से, हमारे इंडियन उनसे ज़्यादा नज़दीक है। ये थी बेटी रोटी का हमेशा साथ रहा है, अब भी शादियाँ होती हैं, तब भी होती थी, हाँ जी। तो ये उस वक्त एक बात चली थी, इसको सीरियसली नहीं लिया था, ये मेरे को काव साहब ने बताई थी और इसीलिए मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं इसको किताब में लिख दूँ। लेकिन कोई कंक्रीट प्रोग्राम नहीं था भारत सरकार का कि वो तराई को इससे मिलाएगी इंडिया से। ये एक बात चली थी, कुछ एलिमेंट वहाँ पे जो तराई में थे। That means it was just a rumor. रूमर तो नहीं कहूँगा मैं, बात चली थी, बात खत्म हो गई, इसको सीरियसली नहीं लिया। इसको सीरियसली लेते। But what they say in Nepal is that कि भारत जो प्लान बनाता है, एक बार उसने ठान लिया तो उसको लॉन्ग टर्म अंजाम देने के लिए उसके डीपली लोग काम कर रहे होते हैं। देखिए नेपाल और भारत, यहाँ के लोगों को परसेप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, नेपाल और भारत का जो है बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। ये अब से नहीं है, बहुत पहले से है। वो उस वक्त कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो एंटी इंडियन एक्टिविटी में लग गए थे, तब ये बात डिस्कस हुई होगी, लेकिन वो इशू वहीं ख़त्म हो गया और ऐसा कोई ये सीरियसली इस पे गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना सीरियसली इसको प्लान किया। और ये बिल्कुल ही ये जब ब्यूरोक्रेट बैठते हैं तो डिस्कस करते हैं कि ये हो गया जी, ये हो गया, वहाँ पे ये कह दिया, तराई में ये हुआ, तो उस वक्त ये बात हुई होगी। लेकिन मिसेस गांधी ने ऐसा कोई एक्शन प्रपोज नहीं किया और ना ही वो इसमें इंटरेस्टेड थी। लेकिन जब 2015 पे नेपाल पे संविधान जारी हो रहा था, तब अभी के जो भारतीय विदेश मंत्री, तब के भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आए थे। उन्होंने एक 7 पॉइंट अपील हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी थी, विच वाज आल्सो पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू दैट इट लुक्स लाइक कि अभी भी भारत तराई को अलग करना चाहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये That's what political analyst says in Nepal. नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से काफ़ी नज़दीकी संबंध रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो वो जरूर बोलते, क्योंकि वो एक आदमी ऐसा है, ही इज़ अ मैन ऑफ एक्शन। अजीत डोवाल, पीछे काफ़ी शोर मचा है कनाडा में, इधर उधर जो है नहीं, I know. तो वो इज़ अ मैन ऑफ एक्शन। लेकिन वो ऐसे इस किस्म का काम नहीं करेगा कि जिससे इंटरनेशनल फोरा पे इंडिया का इमेज गिरे। और नेपाल पे अगर कोई एक्शन ये करते हैं तो इंटरनेशनली इनकी रेपुटेशन पे असर पड़ेगा। तो बॉर्डर सिक्योरिटी पे इंडिया ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? आप किसकी कह रहे थे? अभी वो आया था 7 पॉइंट, एस जयशंकर अभी आया था। नहीं, जब यहाँ पे संविधान जारी हो रहा था। एस जयशंकर जो है बाबू है। किसका? ही इज़ ए बाबू। ये मैं आपके इस पे बोल रहा हूँ किस तरह बाबू है। देखिए, इंडिया की जो मेन लायबिलिटी, हम अमेरिका की तरह नहीं है कि वियतनाम में जाके अटैक करेंगे
या बाली में जाके अटैक करेंगे या कंबोडिया में जाके अटैक करेंगे। अमेरिका तो दुनिया का दादा है। हमारी रीजनेबल लायबिलिटी है। तो रीजनल में पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, चाइना है और नेपाल है। इनमें हम अपने देश का इंटरेस्ट वॉच करेंगे और कोई दरार आ जाए। अब आपको याद होगा पीछे ओली जब थे तो कुछ बात हुई थी, कोई गड़बड़ हुई थी, उधर चाइना के तरफ ज़्यादा झुक रहे थे। तो वो हमारा चीफ गया था, उनको समझा के आ गया था, वो समझ गए थे बेचारे। उसके बाद फिर क्या हुआ आप जानते हैं? अब इसका आप कोई भी मतलब निकाल लें, लेकिन उनको समझा दिया था और समझ गए थे। हाँ, मैंने ये बात क्यों उठाई कि आपके ही पुस्तक को रेफरेंस लेके ना पीपल हियर दे फील इनसिक्योर फ्रॉम इंडिया कि भारत कभी भी हमारे देश को अलग कर देगा, नहीं, तराई को अलग कर देगा, नहीं, ये ऐसे सोचते हैं। ये नहीं, ये जो एंटी इंडियन एलिमेंट हैं इन बातों को उठाते हैं। और प्रचंड आपके वो हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर। और प्रचंड का हमारा पुराना संबंध है। वो मैंने थोड़ा सा किताब में हिंट दिया है। आप मिले हैं उनसे पहले? नहीं, मैं नहीं मिला, लेकिन मैंने किताब में लिखा है इसमें कि प्रचंड से हमारा पुराना संबंध है। अब उसको आप जैसे भी इंटरप्रेट करना कर लेना। अगर भारत तराई को एनेक्स करना नहीं चाहती है तो बॉर्डर सिक्योरिटी पे इतना एम्फेसिस क्यों नहीं दे रहा है? नहीं करेगी, क्योंकि ओपन बॉर्डर के कारण से लाइक नेपाल भी परेशान झेल रहा है, इंडिया भी परेशान झेल रहे हैं। किस चीज़ से? जैसे कि एक पाकिस्तानी औरत नेपाल होके इंडिया चली गई, उसको बड़ा बखेड़ा बना दिया उधर पे। तो यहाँ पे भी जो भी क्राइम होता है। देखिए, पहले भी आपने बेबी पिक्चर देखी थी? थोड़ा अक्षय कुमार की। थोड़ा देखा था मैंने। आई डिडंट वॉच द होल मूवी। उसमें एक इंसिडेंट था, एक ISI का आदमी था, उसको हमारी एजेंसी जो है उठा लाई यहाँ पे नेपाल से और उसको मारा पीटा। तो उसने हाथ पैर जोड़े, कहता मैं नहीं हूँ वो। तो इन्होंने पूछा कौन है वो? तो कहना वो है, वो दूसरा। फिर ये गए, उसको उठा के लाए, फिर उसको जो भी किया वो एक छुपा हुआ ऑपरेशन था। और बेबी पिक्चर में ये चीज़ डिस्क्लोज भी हुई है अक्षय कुमार की। तो ऑपरेशन तो हम करते हैं, जैसे वो ISI का वो पीछे था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, वो यहाँ की फंडिंग करता था और उसको मार ही दिया था किसी ने। मिर्ज़ा आदिल साहब या जमीम साहब? मिर्ज़ा बेग, उसको मार दिया था ना। हाँ, he was cabinet member at the time. उसको मार दिया था। और रीजनल उसमें जो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल के रिलेशन ख़राब करेगा वो बचेगा नहीं, क्योंकि नेपाल का और भारत का बहुत नज़दीकी रिश्ता है और हम भी बड़ा फूक के कदम रखते हैं नेपाल को। देखिए, अब कुछ भी कहते हैं, हमारे यहाँ लाखों लोग आपके यहाँ से नौकरी कर रहे हैं, आपकी आधी इकोनॉमी यहाँ से चल रही है, और उनको हम यहाँ मतलब कोई इल ट्रीट नहीं करता, पूरी रेस्पेक्ट से उनको यहाँ रखते हैं हर तरह से। और अब कितने लोग हैं यहाँ, कुछ अनगिनत हैं। तो नेपाल का हमारा ऐसा रिश्ता है, हमारे लोग भी वहाँ गए हुए हैं तराई से। तो नेपाल को इंडिया से 1% भी किसी किस्म का खतरा नहीं है। ये जो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एंटी इंडियन है, वो ये चीज़ें उठा देते हैं। और इसमें कम्युनिस्ट ज़्यादा हैं। कम्युनिस्ट ज़्यादा हैं। आपने जो उठाया था मिर्ज़ा बेग के बारे में, ऐसे कुछ केसेस है, मिर्ज़ा दिल साद, जमीम साद, those cases are related to fake currencies. That's what they say. ये ड्रग का काम करते थे। ड्रग्स का काम भी?
ड्रग्स का काम करते थे ये, और ये फेक करेंसी भी इंडिया में भेजते थे ये लोग। वो एलिगेशन मैंने भी सुनी है। हाँ हाँ। लेकिन अभी भी कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं कि यहाँ के जो मारवाड़ी व्यापारी हैं, जो बिग बैंक्स है, कमर्शियल बैंक, वो भी फेक करेंसी, फेक इंडियन नोट की कारोबार अभी भी कर रहे हैं। नहीं, डू यू गाइस मारवाड़ी नहीं करेगा। मारवाड़ी बड़ा फूक फूक के कदम रखता है। That's what some, I mean, Durga Prasad, national celebrity, whatever they say, एक अभियंता है, आप जानते हैं या नहीं, वो एलिगेशन लगा रहे तो हैं। बचेगा नहीं वो। आपकी गवर्नमेंट भी उस पर एक्शन लेगी, हमारी भी लेगी, बचेगा नहीं वो। अभी तो क्योंकि हमारे यहाँ भी इलेक्शन टाइम है, तो साउथ ब्लॉक में एक्टिविटी कम है। इलेक्शन ये मई अप्रैल में हो जाएगा। No, I didn't mean that कि दुर्गा प्रसाद is involved in fake currencies, कि वो एलिगेशन लगा रहे हैं मारवाड़ी को और कुछ कमर्शियल बैंक को कि वो फेक इंडियन करेंसीज के कारोबार में संलग्न है। आई मीन दे आर इन्वॉल्व। पाकिस्तान से फेक करेंसी लेके आते हैं नेपाल, और नेपाल की बॉर्डर होते इंडिया लेके जाते हैं। ये बहुत साल से चल रहा है। अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है, लेकिन अब इतना नहीं है। अब ये सब कंट्रोल किया है इन्होंने। कंट्रोल किया? हाँ, अब इतना नहीं है। पहले बहुत था, जब ये मिर्जा बेग वगैरह थे ना, ये दैट वाज लॉन्ग टाइम। हाँ हाँ हाँ, अब नहीं है इतना। अब टोटली शट डाउन हो गया है या अभी भी कुछ कारोबार चल रहा है? अब देखो कौन गर्दन उठाता है वहाँ पे ये गलत काम करने के लिए, तो वो तो फिर इंडिया गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन खराब करने के लिए कुछ करेगा, उसको इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ेगी और नेपाल गवर्नमेंट। इवन टुडे वेपन की स्मगलिंग, TIA होते, वेपन्स की स्मगलिंग भी होता है क्रॉस बॉर्डर। वेपन्स छोटे में वेपन्स हैं, कोई इतने खतरनाक वेपन नहीं है कि ये स्ट्रेन गन आ जाएंगी या पूरी वो आ जाएंगी। ये छोटे मोटे पिस्टल जो है नकली बन रही हैं, बिहार में भी बन रही है। नकली तो इंडिया में ही बन रही है। हाँ हाँ, बिहार में बन रही है। बट मॉडर्न वेपन्स वो उधर भेज देते हैं। दिल्ली में मैं आपको बताऊं 500 रुपये में पिस्टल मिल जाती है दिल्ली में। हाँ, और ये क्रिमिनल जो एक्शन लेते हैं उससे लेते हैं। तो ये है, कुछ एलिमेंट हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। और सुन तस्करी के बारे में, गोल्ड स्मगलिंग, वही इंडिया गोल्ड गवर्नमेंट स्मगलिंग अब नहीं है। नहीं हो रहा है नेपाल में? नहीं, नहीं, क्योंकि गोल्ड स्मगलिंग जब होती है जब नेपाल से गोल्ड इंडिया में आए और वो हायर प्राइस में बिके। अब आजकल गोल्ड जो है हर जगह एक ही रेट पे चल रहा है। पहले पाकिस्तान बॉर्डर पे बहुत होती थी, ख़त्म हो गई, क्योंकि गोल्ड का रेट वही नेपाल में है, वही इंडिया में है। तो कौन रिस्क लेगा, क्यों स्मगलिंग करेगा? इतना ज़्यादा नहीं है। छोटे मोटे कोई कर रहा हो, अशरफी लिया या ये लाया, वो हो सकता है। नहीं, आपने नेपाल का न्यूज़ देखा नहीं क्या? यहाँ पे तो गोल्ड आता है एवरी डे। लेकिन मीडिया में आई हैं ये चीज़ें। आई है रिसेंटली 61 kgs ऑफ गोल्ड। that was the biggest amount we found. तो नेपाल के तो इतना ज़्यादा मार्केट नहीं है। They said all the gold is smuggled to India. क्यों? नेपाल में परचेजिंग पावर कम है। ये हमारे यहाँ है परचेजिंग पावर, तो उधर से यहाँ आ सकता है, इधर से वहाँ नहीं जाएगा गोल्ड। हाँ, पर यहाँ पे तो रिवर्स है, यहाँ से गोल्ड इंडिया जाता है। That's what they said. बॉर्डर पे है। देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस का ये, पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ गांव में, उसमें कुछ जो रेजिडेंट हैं वो पता नहीं कितने सालों से स्मगलिंग कर रहे हैं।
वो उनका पेशा है, वो उसके अलावा वो और काम नहीं कर सकते। इसी तरह जो इधर इन्वॉल्व हो गया वो भी जो अगर इसमें लग गया स्मगलिंग में, तो वो उसी में लगा ही रहेगा अनटिल के वो पकड़ा ना जाए, समझे जी। और नज़र तो सब पे होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर इंडिया के कुछ बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं, ऐसा कहते हैं लोग। बड़े कौन हो सकता है, बड़ों को ज़रूरत क्या है, आप बताइए। कि लाइन क्लियर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नहीं, अब जैसे यहाँ के जो हमारे यहाँ गोल्ड की मार्केट हैं, हाँ, सब रईस हैं, वो ऐसा रिस्क लेंगे ही नहीं। हमारे यहाँ जितनी भी गोल्ड मार्केट हैं सब के सब रईस हैं। एक बात बता दीजिए कि अगर इंडियन व्यापारी लोगों का इसमें हाथ नहीं है तो नेपाल के व्यापारी क्या कहते हैं पत्रकार सम्मेलन करके कि वी डोंट हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट इन गोल्ड लाइक दैट, क्योंकि उस पर रिस्क भी है, अगर सरकार उसको सीज करती है तो हमारा सारा पैसा चला जाता है। तो इतना पैसा तो कोई भी व्यापारी के पास नहीं है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो अब फिर कहाँ से आया इतना पैसा, इतना ये जो चल रहा है गोल्ड का सर्कल, आई डोंट नो ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जाएगा। तो कहीं ये अंडरवर्ल्ड का पैसा है। इंडिया तो वहाँ पे पंप नहीं करेगा पैसा, ये अंडरवर्ल्ड का पैसा है कहीं। अंडरवर्ल्ड का हो सकता है, अंडरवर्ल्ड का हो सकता है पैसा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। अंडरवर्ल्ड वही था आपके मिर्ज़ा बेग वगैरह, वो सब हो गए ख़त्म। अब नया कोई पैदा होगा तो उसको देख लेंगे, तो इतना अब नहीं है, समझे जी। अब तो बहुत साल काम किए ना वहाँ पे, तो दाऊद इब्राहिम के बारे में भी जानते होंगे। दाऊद इब्राहिम, हाँ, वो लोग बोलते हैं कि नेपाल पे उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इज इट ट्रू? वो नेपाल में भी गया था, नेपाल में भी आए थे, गया था और वहाँ से फिर भाग आया। ऊपर कुछ कंट्री हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, टोटल मुस्लिम कंट्री, वहाँ भी घूमता रहता था। दाऊद को हमारे लोगों ने मार दिया था एक किस्म से। मार दिया था? हाँ, एक लड़का हमारा कराची गया था, ये ऑपरेशन हमारी गवर्नमेंट का ही था, मैं नाम नहीं लूँगा किसका था। और उसका जो घर था उसके सामने उसने कमरा लेके किराए पे, और वो वहाँ पे बैठ गया और उसको एक दिन उसने हिट किया, फायर किया दाऊद को। लेकिन दाऊद की किस्मत अच्छी थी, उसकी लड़की बीच में आ गई, एकदम वो मर गई। फिर वो ज़मीन में लेट गया और ये हमारा जो आदमी था ये भी भाग आया पे, इसको बचाया हमने। ये तो दाऊद को तो मार दिया था उस वक्त, और अब भी ये बात चल रही है कि उसको जहर दे दिया। जहर दे दिया, हाँ। उसकी हालत ख़राब है अभी भी, क्योंकि देखिए आज की ज़िंदगी में टेंशन में लाइफ जीना कितना मुश्किल है। उसको तो हर वक्त मौत नज़र आती, तो उसकी किडनी विडनी सब डैमेज हो गई हैं या कर दी गई हैं। तो डी कंपनी अभी इनएक्टिव है? डीप है, आई मीन दाऊद इब्राहिम अभी इनएक्टिव है? इनएक्टिव है, उनका कोई धंधा नहीं चल रहा है? हॉस्पिटल में एडमिट है अभी कराची में। उनका धंधा कोई नहीं चल रहा है अभी? धंधा उसका भाई वहाँ है दुबई में, शकील, छोटा शकील। और वहाँ अभी इंडिया में तो नहीं चल रहा, वहीं ये बाहर से कर रहे हैं। छोटा राजन पकड़ा गया लेकिन दाऊद इब्राहिम पकड़ा नहीं गया, क्यों सर? ये हमारी गवर्नमेंट की गलती है। छोटा राजन जरूरत था भारत को। छोटा राजन अभी तो बाहर है कहीं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं गवर्नमेंट। छोटा राजन ने इसको मार दिया था ऑलमोस्ट, और छोटा राजन पक्का हिंदू नेशनलिस्ट था
और वहाँ से ये बाली और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर, वो इंडोनेशिया, वहाँ से ऑपरेशन करता था। और बाद में वो नॉर्थ ईस्ट में भी आ गया था। अगर वो आया था तो गवर्नमेंट के नॉलेज के बगैर तो आया नहीं होगा। जब मिर्ज़ा बेग, मिर्ज़ा दिलशाद बेग, जमीम शाह, इन लोगों को मार दिया गया, तब हमारे पूर्व युवराज पारस शाह, उनके भी समाचार आए थे भारत पे कि वो भी नकली भारतीय नोट के कारोबार में संलग्न है। नहीं, पारस को ऐसा खतरा नहीं है हिंदुस्तान से। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा था, वो लिखा होगा, किसी ने, पत्रकार ने, कोई वहाँ से क्लू मिला होगा। तो लेकिन पारस तो जो है वो तो एक किस्म से स्पाइल्ड चाइल्ड है। पारस, हाँ, स्पाइल्ड चाइल्ड है वो। ये तो आप भी जानते हैं। he was not involved in any sort of ना, fake ऐसा currencies. कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट महसूस की तो देश छोड़ के चले गए, उस वक्त बैंकॉक में रहने लगे। और बैंकॉक में भी उन्होंने नेपाल बांग्लादेश में भी रहा, शायद वो बैंकॉक भी रहा है। बैंकॉक पे वो रहा है। वो उसके बारे में तब कोई ऐसी एक्टिविटी उसकी है भी नहीं मेरे ख्याल। वो अपनी लाइफ नशे में जी रहा है। अभी ना नेपाल पे क्या बिलीव करते हैं कि नेपाल पे फिर से राज संस्था, मोनार्की फिर वापस आ जाएगी? इज इट पॉसिबल? दैट्स व्हाट इंडिया वांट्स। किंग को कितनी सीटें मिल जाएंगी? मुझे नहीं लगता। अगर इलेक्शन हुए तो किंग को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, समझे जी। और हमारे प्रधानमंत्री तो जनकपुर घूम के भी आए हैं। वहाँ भी हिंदू एजेंडा चला ही रहे हैं वो, हैं जी। तो भारत डज नॉट वांट टू रीस्टैब्लिश मोनार्की इन नेपाल। मोनार्की नहीं आएगी, मोनार्की नहीं आएगी। नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे र्यूमर फैलाते हैं ना लोग कि भारत चाहता है कि रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोनार्की उसकी खुद की स्टैंडिंग इतनी बड़ी नहीं है ना। मोदी चाहते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र हो जाए। हिंदू राष्ट्र हो जाए, मोनार्की नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र अपने यहाँ तो कर लें, हिंदुस्तान को पहले। इसको तो हिंदू राष्ट्र बना लें, इधर उधर क्या बनाएंगे ये। यहाँ कोई चांस नहीं है हिंदुस्तान में, तो नेपाल में क्या कैसे बनाएंगे? थोड़े दिन पहले पूर्व जनरल अशोक मेहता जी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रचंड को भारतीय घोड़ा कह दी, इंडियन हॉर्स। इसने हर्षद मेहता ने की थी ना, अशोक मेहता। वो मेरे नॉलेज में नहीं है। उन्होंने एक ऑनलाइन बोल दिया होगा, लेकिन ये मेरे नॉलेज में नहीं है। क्यों बोली थी, किस लिए बोली थी? यहाँ पे ना गठबंधन चेंज हो गया उसके बाद। इस पर मैं कहीं कमेंट्स नहीं दे सकता। अभी यहाँ पे गठबंधन चेंज हुआ है, राइट? अभी देखो प्रचंड बने हैं, तो इंडिया के मित्र हैं ये। मित्र है या घोड़ा है? मित्र है। मित्र है। हाँ। लेकिन वो तो खुलेआम घोड़ा कह रहे हैं। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी मैंने किताब में लिखा है कि जबलपुर की कोई हिस्ट्री है। ये हमारा गेस्ट था जबलपुर में, प्रचंड, मध्य प्रदेश में। और ये इसको अच्छी तरह जो है सब चीज़ों से ठीक किया था हमने, हमारी एजेंसी ने। अब ये बात तो खतरनाक है, वो डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये जबलपुर रहा है, कोई उससे पूछे किस लिए रहा था। ये मेरे पर्सनल नॉलेज में है। आप एक्सपोज नहीं कर सकते? आप बता नहीं सकते? ये बोल तो दिया मैंने कि हमारा गेस्ट था। गेस्ट का मतलब आप इंटरप्रेट कर लें।
एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पे ना लोग क्या कहते हैं कि जब हमारे लीडर्स भारत जाते हैं तो वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। उनका सॉफ्ट कॉर्नर तो है, समर्पण मैं नहीं कहूँगा, सॉफ्ट कॉर्नर है वो। और हिंदुस्तान के गेस्ट भी रहते हैं हर तरह से हमारे बट दिस सेज कि वो डायरेक्टेड बाय हिंदुस्तान, कि वहाँ दिल्ली से जो आता है ऑर्डर यहाँ पे होता है वही। दिल्ली से सिग्नल आता है और यहाँ पे गठबंधन चेंज होता है, दिल्ली से सिग्नल आता है और यहाँ पे सरकार परिवर्तन होता है। दैट्स व्हाट दिस इसमें सेज। थोड़ी बहुत सच्चाई तो है अभी भी हाँ है। देन हाउ। देखिए मैंने अभी आपको कहा थोड़ी देर पहले कि हमारा अमेरिका की तरह जो है एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना और नेपाल। तो हम ये अपना इंटरेस्ट तो अपने कंट्री का वॉच करेंगे इन कंट्रीज में, चाहे कोई भी है वो, चाहे चाइना है, वहाँ भी करते हैं हम। अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो नेपाल पे चेंज हुआ है ना, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिल्ली है या बीजिंग? बाय दिल्ली। बाय दिल्ली। सो जो अभी गठबंधन बना है वो भी दिल्ली के ही फेवर में है। हाँ दिल्ली। चाइना चाइना की इतनी इंटरफेरेंस नहीं है नेपाल पे। वो ट्राई कर रहा है। लेकिन केपी ओली तो दिल्ली से दूर हो गए थे केपी ना। ओली आप खुद भी जानते हैं, केपी ओली की जो स्टैंडिंग है जो है वो कभी इधर है कभी इधर है, ये तो देख ही रहे हो आप। और वो जो कुछ भी बना था हिंदुस्तान की वजह से बना था, इंडिया की वजह से बना था। तो अब भी वो इंडिया के अगेंस्ट तो जाएगा नहीं कभी भी किसी भी मामले में। तो उनको ठीक है, उसकी जो पॉलिटिकल वो है आइडियोलॉजी वहाँ कम्युनिस्टों की है, तो वो इनकी अब वैसे कोई आइडियोलॉजी नहीं है कम्युनिस्टों की, मेरे हिसाब से कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये सब मौका परस्त है, मौका प्रस्त, अपॉर्चुनिस्ट। तो केपी ओली को गुरु मंत्र मिल चुका है। मैंने पहले भी कहा था कि एक दफ़ा इंडिया के अगेंस्ट होना शुरू हो गया था तो उसको जाके समझा दिया था, फिर ठीक हो गया था। वो राव का चीफ गया था मिलने उससे, तो उन्होंने तो उसको समझा के आ गया था, वो समझ भी गया था। ये अखबारों में भी आया था। हाँ आई नो। उसके बाद ही तो उन्होंने उसके बाद से सॉफ्ट हो गया। हाँ, उसके बाद तो उन्होंने संसद डिजॉल्व किया था। हाँ, ये मीडिया में खबर आई थी। आप लोगों की समझाने के बाद ही केपी ओली ने उस चुच्चे नक्शा को बुक से निकाल दिया। हमने वो ओली के इंडिया के बड़े अच्छे संबंध है, कोई बात नहीं। ओली और इंडिया का अच्छा संबंध है, अच्छा संबंध। अब अच्छा संबंध है। अच्छा, पहले तो उखड़ गया था वो। हाँ, बीच में तो उखड़ इंडियन गया था, फिर उसको समझा दिया, समझ गया था। इंडियन मीडिया ने तो एलिगेशन लगाई कि उन्होंने चाइना की वजह से सब किया था। लेकिन समझ गया था वो हमारे जो गए थे चीफ, उनको समझा दिया था उन्होंने। इलेक्शन आ रहा है भारत पे अभी, इंडिया में तो वो कैसे रहेगी? ये मोदी जीतेगा, मोदी जी जीतेंगे। क्योंकि इसने जो पॉलिटिक्स है वो धर्म पे डिवाइड कर दी है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। और उसी वजह से जो हिंदू एलिमेंट है टोटल वो मोदी की तरफ है। फिर ये बीच में या अयोध्या में ये करके आया काफ़ी बड़ा, इससे लोगों में जोश आ गया। ये इसकी सोची समझी प्लानिंग थी। तो क्योंकि इलेक्शन में 2-3 महीने बचे थे, तो ये इसने वहाँ पे काफ़ी बड़ा ये प्रोग्राम किया था।
तो इसमें कोई दो राय नहीं, यही पावर में आएगा। मोदी जी फिर से पावर में आएंगे। हाँ हाँ। लोग कहते हैं कि नेपाल पे भी धार्मिक एजेंडा फिर से आ जाएगा तो नेपाल फिर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा मोदी के जीतने के बाद। मोदी हिंदुस्तान को तो हिंदू राष्ट्र बना दे, पहले इसको तो बनाए, जहाँ का प्रधानमंत्री है। नेपाल को कैसे बना सकता है? ये तो पुरानी बात चली हुई है जी। ये नेपाल का अपना एजेंडा है, इसको मोदी को क्या लेना देना है? पीपल फ्रॉम हियर आर लुकिंग सपोर्ट फ्रॉम मोदी, दैट्स व्हाट। यहाँ पे लगे रहते हैं कि टाइम पे रैली लगे रहता आरएसएस है। के लोग भी वहाँ काफ़ी एक्टिव हो गए हैं जी। यहाँ पे नेपाल में एक्टिव हैं आरएसएस के लोग? हाँ, नेपालीज लोग या इंडियन लोग? आरएसएस के। नेपालीज और इंडियन? नेपलिस, वो कन्वर्ट किए ना इन्होंने, आइडियोलॉजी चेंज की उनकी। वो हिंदू राष्ट्र की तरफ जाने के लिए ये एक फार्मूला है। तो आरएसएस के लोग वो सब रैली निकाल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हो रहे हैं वो, लेकिन आरएसएस के लोग जो हैं कमज़ोर हैं। कोई आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं वो हमारे नेपाल में? हाँ, आरएसएस। कुछ खबरें आई थी कि यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने तो एलिगेशन लगा दिया और शाखाएं वगैरह भी लगने लगी है, मैंने सुना है। शाखाएं भी लगी। सो इज इट राइट थिंग टू मिक्स रिलीजन विद पॉलिटिक्स? धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ सकते हैं? ये तो हर जगह है, हर जगह। इवन क्रिश्चियन हैं, कैथोलिक हैं, ऊपर वहाँ पे अमेरिका में, इंग्लैंड में, दूसरी कंट्रीज़ में वहाँ कैथोलिक अलग हैं, प्रोटेस्टेंट अलग हैं। तो ये रिलीजन पॉलिटिक्स तो पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान में 10 तरह के वो हैं एलिमेंट्स, शिया, सुन्नी, ये बलूच, ये पंजाबी। हाँ जी, इसी तरह ये अपने श्रीलंका में नीचे हमारे को कितना टॉर्चर किया था, हमारे तमिलियंस को इन्होंने श्रीलंका में। और मैंने किताब में लिखा है, मैंने डोवाल साहब से पूछा था कि राजपक्षे अब क्या कर दिया ना सीधा, मैंने ये मैंने किताब में लिखा है। उसके बाद से देख लो, नॉर्मल है वो। चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है वहाँ। इंडिया तो अभी इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहा है। अभी ये मैं इसी से एग्री नहीं करता, क्योंकि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं इलेक्शन के लिए वजह से। लेकिन कि हम 5वें नंबर पे हैं, हम 6ठे पे नंबर पे हैं, है जी। इसका अभी एक्चुअल डाटा नहीं है, कोई एक्चुअल डाटा नहीं है। एक दफ़ा एक पुरानी इंसिडेंट है, हमारा प्लानिंग कमीशन है, तो उसको कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम बताओ। तो प्लानिंग कमीशन का जो वाइस चेयरमैन था वो गया, कहता ये बताइए किस लिए चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर ने पूछा किस लिए चाहिए, जो पर कैपिटा इनकम में बताओ। कहता है अगर यूएनओ में जाना है तो डिफरेंट है, और ये इसमें 5 ईयर प्लान में जाना है तो डिफरेंट है। तो ये इसी हिसाब से इसको मैनिपुलेट करते हैं डेटा को। ये काफ़ी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो जो बाहर दुनिया को जैसे दिखा रहे हैं, इतना प्रोग्रेस भी हो नहीं रहा है। क्या दिखा, क्या प्रोग्रेस किया है इन्होंने? आज भी आप देखा है तो आज भी मून लैंडिंग की। देखिए, आज भी आप हमारे रूरल एरिया में चले जाइए, किसान की हालत बहुत ख़राब है, कर्जे में डूबा हुआ है, और फसल को बेच के अपना आखिरी, अभी एमएसपी का किसान एजिटेशन इतना क्यों हो रहा था?
इसलिए तो हो रहा था। किसान की हालत ठीक नहीं है हिंदुस्तान में। ये कुछ भी डाटा दे दें कि हमारी इकोनॉमी इतने नंबर पे चली गई है, ये गई है, ये इलेक्शन स्टंट है इनका। जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है लोग हैं, ये टोटली मैनिपुलेटेड बाय बीजेपी है या नहीं है? ब्यूरोक्रेसी रॉ बोथ। तो फॉरेन अफेयर्स में मैंने आपको बताया कि हमारी जो एजेंडा है हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ का है। अब साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, हमारे आदमी हर जगह होते हैं और इंडियन इंटरेस्ट को वॉच करते हो कोई। अब जैसे कनाडा में हुआ है, वो जो एंटी इंडियन एलिमेंट थे उनको ठीक करना था, तो वो क्या हुआ, एक को ठीक अगर कर दिया तो बाकी जो है वो भाग जाते हैं। और ये ज़रूरी भी है। अब हाफिज़ सईद है जो सुनने में आया है कि वो रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर बैठा हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा, उसको जान का खतरा है। उसके घर के पास ब्लास्ट हुआ था पीछे, उसका शायद लड़का या भतीजा भी कोई मार दिया था पीछे। तो ये जो चीज़ हो रही है, ये नेबरी कंट्री में जो हमारा अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनका ये हशर होना है। नेपाल पे है कोई ऐसा एलिमेंट? नेपाल में ऐसा नहीं है कुछ टारगेट पे। उनकी आइडियोलॉजी कुछ कम्युनिस्टों की डिफरेंट है, लेकिन इस किस्म के लोग नहीं हैं नेपाल में। आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है लेकिन एंटी इंडियन एक्टिविटी नहीं है, अभी नहीं है। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।